मैं शनिवार की शाम ऑफिस से ही मायके में रुकने आ गई। मेरी बड़ी दीदी भी 2 दिनों के लिए आई हुई थी। सोचा संडे सबसे जी भर कर बातें करूंगी, पर मेरे पहुंचने के घंटे भर बाद ही मेरे पति का फ़ोन आ गया। मैं बाथरूम में थी, इसलिए मम्मी ने उनसे बातें की। जब मैं बाथरूम से बाहर आई तो माँ ने कहा, सौरभ ने फ़ोन करके बताया है कि तेरी सास को बुखार आ गया है। यह जानकारी देते हुए माँ साफ तौर पर नाराज़ नज़र आ रही थी। मैं फौरन तमतमाती हुई बोली, अभी मुझे यहाँ पहुँचे 1 घंटा भी नहीं हुआ है कि बुलावा आ गया। सासू माँ को मेरी एक दिन की आज़ादी बर्दाश्त नहीं हुई और बुखार बुला बैठे। क्या पता बुखार आया भी है या नहीं। दीदी ने बुरा सा मुँह बनाते हुए अपने मन की बात कही। मैंने जब आज सुबह सासू माँ से यहाँ एक रात रुकने की इजाज़त मांगी थी, तभी उनका मुंह उतर गया था। दीदी, तुम्हारी मौज है जो सास ससुर के झंझटों से अलग रह रही हो। मेरा मूड पल पल खराब हो रहा था। अगर तुझे इन झंझटों से बचना है तो तू अपनी सास को अपनी जेठानी के पास भेजने की जिद पर अड़ जा। मेरी दीदी ने वही सलाह दोहरा दी जिसे वे शादी के महीने भर बाद से देती आ रही है। मेरी तेज तर्रार जेठानी के पास न सासू माँ जाने को राजी हैं और न सौरभ भेजने को। तुम्हें तो पता ही है, पिछले महीने सास को जेठानी के पास भेजने को मेरी जिद से खफा होकर सौरभ ने मुझे तलाक देने की धमकी दे दी थी। अपनी माँ के सामने उनकी नज़रों में मेरी कोई वैल्यू नहीं है। दीदी, तू सौरभ की तलाक देने की धमकियों से डर क्यों जाती है? तलाक देना इतना आसान नहीं है सुमी। हमें मालूम है कि सौरभ तुझ पर जान छिड़कता है। रितु ठीक कर रही है। तुझे सौरभ को किसी भी तरह से मनाना होगा। तेरी सास को दोनों बहुओं के पास बराबर बराबर रहना चाहिए। माँ ने दीदी की बात का समर्थन किया। मैंने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, माँ फिलहाल मुझे वापस जाना होगा। पागलों जैसी बात ना कर। माँ भड़क उठी। तू जब इतने दिनों बाद सिर्फ एक दिन को बाहर निकली है तो तू यहाँ पूरा आराम करके जा। माँ, मेरी ज़िंदगी में आराम करना कहाँ लिखा है। मुझे वापस जाना ही पड़ेगा। कह अपना बैग उठाकर मैं ड्राइंग रूम की तरफ चल पड़ी। सुमी, इतना डर क्यों रही है? देख, सौरभ तेरे फौरन वापस आने की बात एक बार भी माँ से नहीं कही है। दीदी ने मुझे रोकने को समझाने की कोशिश शुरू की। दीदी, अगर मैं नहीं गई तो इनका मूड बहुत ख़राब हो जाएगा। तुम तो जानती ही हो कि ये कितने गुस्से वाले इंसान हैं। उन सब का समझाना बेकार गया और करीब घंटे भर बाद मुझे दीदी व जीजाजी कार से वापस छोड़ गए। अपनी नाराज़गी दर्शाने के लिए दोनों अंदर नहीं आए। मुझे अचानक घर आया देख सौरभ चौंकते हुए बोले, अरे तुम वापस क्यों आ गई हो? मैंने तुम्हें बुलाने के लिए थोड़े ही फ़ोन किया था। मेरे लौट आने से उनकी आंखों में पैदा हुई खुशी देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया, पर अपने गुस्से पर काबू करते हुए मैंने शिकायत की, मुझे एक दिन भी आप चैन से अपने मम्मी पापा के घर नहीं रहने दे सकते? क्या एक रात के लिए आप अपनी बीमार माँ की देखभाल नहीं कर सकते थे? सच कह रहा हूँ कि मैंने तुम्हारी मम्मी से तुम्हें वापस भेजने को नहीं कहा था। वापस बुलाना नहीं था तो फ़ोन क्यों किया? फ़ोन तुम्हें बताने के लिए किया था स्वीट हार्ट। क्या सूचना कल सुबह तक नहीं दी जा सकती थी? मेरे सवाल का उनसे कोई जवाब देते नहीं बना। उनके आगे बोलने का इंतज़ार किए बिना मैं सासू माँ के कमरे की तरफ चल दी। सासू माँ के कमरे में घुसते ही मैंने तीखी आवाज़ में उनसे पूछा, मम्मी जी, मौसमी बुखार से इतना डरने की क्या ज़रूरत है? क्या एक रात के लिए आप अपने बेटे से सेवा नहीं करा सकती थी? मुझे बुलाने को क्यों फ़ोन कराया आपने? मैंने एक बार भी नहीं सौरभ से कहा कि तुझे फ़ोन करके बुला ले। इस मामले में मेरे ऊपर चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है बहू। सासू माँ फौरन मुझसे भिड़ने को तैयार हो गईं। इनके लिए तो मैं खाना साथ लाई हूँ। आपने कुछ खाया है? मैंने जो सुबह दाल बनाकर, मेरा मन कोई दाल वाल खाने का नहीं कर रहा। उन्होंने नाराज लहजे में जवाब दिया, तो बाजार से कुछ मंगवा दूँ या मैं कुछ बना दूँ? बेकार की बातें करके तुम मेरा दिमाग मत खराब कर बहू। सच में मेरा दिमाग खराब है जो आपकी बीमारी की खबर मिलते ही यहाँ भागी चली आई। जिस इंसान के पास इतनी ज़ोर से चिल्लाने और लड़ने की एनर्जी है वह बीमार हो ही नहीं सकता है। कहते हुए मैंने उनके माथे पर हाथ रखा तो मन ही मन चौंक पड़ी, क्योंकि मुझे महसूस हुआ मानो गर्म तवे पर हाथ रख दिया हो। तू मुझे और ज़्यादा तंग करने के लिए आई है क्या?
देख, मेरे ऊपर किसी तरह का एहसान चढ़ाने की कोशिश मत कर। उनकी तरफ से पूरा ध्यान हटाकर मैं सौरभ से बोली, आप खड़े खड़े हमें क्या देख रहे हो? गीली पट्टी रखो मम्मी जी के माथे पर, इन्हें तेज बुखार है। मैं अभी गीली पट्टी रखता हूँ, कह हुए हड़बड़ाए से रसोई की तरफ चले गए। मैं आपके लिए मूंग दाल की खिचड़ी बनाने जा रही हूँ। मैं भी किचन में आ गई। आजकल तुम्हें समझाना मेरे बस की तो बात नहीं है। उन्होंने कसकर मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। तो समझाने की कोशिश करते ही क्यों हो? जाओ, जाकर अपनी मम्मी के पास बैठो, कहकर मैंने हंसते हुए उन्हें किचन के बाहर धकेल दिया। वे ठीक कह रहे हैं। महीने भर से अपने व्यवहार में आए बदलाव के कारण मैं अपनी सास और इनके लिए अनबुझ पहेली बन गई हूँ। अपनी सास के साथ वैसे अभी भी मैं बोलती तो पहले जैसा ही तीखा हूँ, पर अब मेरे काम हमेशा आपसी रिश्ते को मजबूती देने व दिल को जोड़ने वाले होते हैं। तभी मैं बिना बुलाए अपनी बीमार सास की सेवा करने लौट आई। कमाल की बात तो यह है कि मुझ में आए बदलाव के कारण मेरी सासू माँ भी बहुत बदल गई हैं और मेरे बोलने पर भी नाराज़ नहीं होती। अब वे अपने सुख दुख मेरे साथ सहजता से बांटती हैं। पहले हमारे बीच शांति कायम रहती थी, पर अब आपस में खूब झगड़ने के बावजूद हम एक दूसरे के साथ खुश व संतुष्ट नजर आती हैं। सबसे अच्छी बात यह हुई कि अब हमारे रगड़ों और शिकायतों के कारण सौरभ तनाव में नहीं रहते हैं और उनका ब्लड प्रेशर सामान्य रहने लगा है। सच तो यही है कि इनकी खुशियों व विवाहित जीवन की सुख शांति बनाए रखने के लिए ही मैंने खुद को बदल लिया है। सुखी जीवन के लिए यही सही भी है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो लाइक और कमेंट भी करें और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।